स्टूडेंट देखिएगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तीन किस्म के हासिल होते हैं, कोल, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम। इन तीनों को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है क्योंकि ये फॉसिल से बनते हैं। अब देखें, ये पेट्रोलियम को डिस्कस करते हैं। पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं। मैंने सेंटेंस बना दिया, नेट पे लॉगिन करोगे लो पासवर्ड। इससे हम ना पेट्रोलियम के फ्रैक्शन बना लेते हैं क्योंकि वो हमें चाहिए। नेट से बनेगा पहला फ्रैक्शन नेचुरल गैस। इन्हें आपने ना एक सीक्वेंस में याद करना है, तरतीब आगे पीछे नहीं करनी। पी से बनेगा पेट्रोलियम ईथर। लॉग इन में जो एल है इससे बनेगा लिग्रोइन। इसी में जो जी है इससे बनेगा गैसोलीन। यहाँ पे जो के आ गया इससे बनेगा केरोसिन। गे से गैस ऑयल, लो से लुब्रिकेटिंग ऑयल, और पासवर्ड में पी से और ए से ये दो बनने हैं। पी से बना है पैराफिन और ए से बनेगा एस्फॉल्ट। इनमें कुछ ऐसे हैं जिनके दो नाम हैं। जो लिग्रोइन है इसे नेफ्था भी कहा जाता है। ये वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा, हमारे फार्मूले में यूज़ नहीं हुआ। तो फार्मूला हमारा जो बेसिक इनके नाम है उसी से बना है। लुब्रिकेटिंग ऑयल को ग्रीस भी कहा जाता है आम जुबान में, और एस्फॉल्ट को पेट्रोलियम कोक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आपने जो चीज़ याद करनी है, इनमें कार्बन की तादाद है। नेचुरल गैस में कार्बन 1 से 4 होते हैं, बाकी होते तमाम सैचुरेटेड हैं। तो हाइड्रोजन आप खुद बना सकते हैं कि अगर एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन होंगे, CnH2n+2 फार्मूले से। अगर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10। तो हाइड्रोजन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप फार्मूले से बना सकते हैं। पेट्रोलियम ईथर में 5 to 6 कार्बन होंगे, लिग्रोइन 6 to 7, गैसोलीन 4 to 13, लेकिन ये लो क्वालिटी का होगा। तो सबसे ज़्यादा जो गैसोलीन बेस्ट क्वालिटी का यूज़ होता है 6 to 8 इतने कार्बन। केरोसिन में 8 to 14, गैस ऑयल 12 to 18, लुब्रिकेटिंग ग्रेटर देन 18, पैराफिन 23 से 29, और एस्फॉल्ट रेजिड्यू, मतलब जितने भी 29 के बाद हैं वो एस्फॉल्ट में आ जाएंगे। तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन एहतियातन इसे याद कर लें। नाम मैंने आपको सिखा दिए कैसे आपने तरतीब में याद करने हैं। अब देखें, यहाँ पे हम पिक करते हैं गैसोलीन को। ये जो गैसोलीन है ना, ये पेट्रोलियम में 20% होता है, बाकी 80% दूसरे फ्रैक्शन है। क्योंकि पेट्रोलियम जब आपने ज़मीन से निकालना है तो उसमें तमाम फ्रैक्शन आने हैं। ये जो गैसोलीन है, या जिसे आम जुबान में पेट्रोल बोला जाता है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर जगह तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सिर्फ 20% है। अब ये जो लास्ट वाले हैं ये बिल्कुल भी इनकी डिमांड नहीं है, ये लेस डिज़ायरेबल है, ये सरप्लस है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो बिल्कुल बेकार केमिकल्स हैं इन्हें तोड़ के ये बना लिया जाए जिसकी डिमांड ज़्यादा है। टूट के ही बनेगा ना, क्योंकि इसमें कार्बन कम है, इन वालों में कार्बन ज़्यादा है। तो वो अमल जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़कर ये डिज़ायरेबल गैसोलीन बनाया जाता है, ये अमल क्रैकिंग कहलाता है। हाई टेम्परेचर पे इसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 16 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन है, आप इसे हाई टेम्परेचर पे गर्म करें, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्या होगा? टूट जाएगा। इसके डिफरेंट फ्रैक्शन बन जाएंगे, जैसे ये 7 वाला है, ये इथीन बन गई और प्रोपीन बन गई। तो ये किसी भी केमिकल का छोटे केमिकल में तोड़ देना, ये अमल क्रैकिंग कहलाता है। क्रैकिंग के अमल में असल में आपने किया क्या? जब आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल था, प्रोडक्ट चूंकि टूट गया उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए। तो एक तो आपने पार्ट मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा ली। दूसरा, ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल बने हैं ये मोर वोलेटाइल हैं। जो प्रोडक्ट है ये मोर वोलेटाइल है, इसके जो केमिकल्स हैं रिएक्टेंट के मुकाबले में ज़्यादा वोलेटाइल हैं। और जो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब आए, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाए, आपने वोलेटिलिटी बढ़ा दी, आपने बॉइलिंग पॉइंट कम कर दिया। और जो प्रोडक्ट है चूँकि वो छोटे छोटे हैं, उनका मॉलिकुलर मैस क्या होगा? मॉलिकुलर मैस उनका लेस होगा। तो आपने मॉलिकुलर मैस भी कम कर दिया। टोटल तो बराबर रहेगा ना, जो रिएक्टेंट का है टोटल इनका बराबर होगा, लेकिन हम इंडिविजुअल की बात करें कि इंडिविजुअल जो हैं वो लो मॉलिकुलर मैस बने हैं। इसके अलावा डेंसिटी,
प्रोडक्ट जो हैं इनके मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। तो क्रैकिंग में जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब जाते हैं तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करते हैं, बढ़ा देते हैं। वॉलेटिलिटी केमिकल जो बनते हैं उनकी बढ़ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट जो केमिकल बने हैं उनका कम हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास उनका कम हो जाता है और डेंसिटी उनकी कम हो जाती है। क्रैकिंग 3 किस्म की होती है, थर्मल क्रैकिंग, कैटालाइटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग। इनकी कंडीशन में ही फ़र्क है। थर्मल क्रैकिंग हाई टेम्परेचर पर होती है और हाई प्रेशर में। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे थर्मल क्रैकिंग होती है। ऊपर जो इक्वेशन है ना 700 डिग्री पे, ये थर्मल क्रैकिंग की ही एग्जांपल है। तो 700 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर थर्मल क्रैकिंग हुआ करती है। इसमें इसका एडवांटेज ये है, इससे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बनते हैं। इस अमल से कौन कौन से बनते हैं, इथीन बनती है, प्रोपीन बनती है। तो इसका ये एडवांटेज है कि इथीन और प्रोपीन आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिल गई, आगे आप इसे डिफरेंट केमिकल बना सकते हैं। कैटालाइटिक क्रैकिंग जो है ये बेस्ट क्रैकिंग है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ क्रैकिंग, ये कैटालाइटिक क्रैकिंग है। ये 500 डिग्री पे होती है, तो लो टेम्परेचर है इन दोनों के मुकाबले में, इसका भी हाई है, इसका भी हाई होगा। और इसमें आप कैटलिस्ट डालते हैं एलुमिना एंड सिलिका, SiO2 सिलिका और Al2O3 एलुमिना। ये आप मिक्स करके इसमें कैटलिस्ट डालेंगे और इससे जो पेट्रोल हासिल होगा उसका हाई ऑक्टेन नंबर है। ऑक्टेन नंबर क्वालिटी को बोलते हैं। तो इससे जो पेट्रोल हासिल होगा उसकी क्वालिटी बहुत शानदार है। और जो स्टीम क्रैकिंग है, जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें आपने हाइड्रोकार्बन को स्टीम के साथ 900 डिग्री तक गर्म करना है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और फिर रैपिडली उसे कूल कर लेना है, रैपिडली कूलिंग। इसका एडवांटेज थर्मल क्रैकिंग वाले एडवांटेज जैसा ही है। क्या एडवांटेज है, इसमें भी लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको हासिल होते हैं जैसे कि उसमें हासिल हुए थे। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ क्रैकिंग, कैटालाइटिक क्रैकिंग, विच क्रैकिंग प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, कैटालाइटिक क्रैकिंग, विच क्रैकिंग इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, किसमें टाइम बहुत कम लगता है, स्टीम क्रैकिंग में, विच क्रैकिंग हैज अ लो टेम्परेचर, कैटालाइटिक क्रैकिंग 500 डिग्री, विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटालाइटिक क्रैकिंग, एल्यूमिना एंड सिलिका। ये याद कीजिएगा। क्रैकिंग के एडवांटेज क्या हैं, तो एक एडवांटेज तो आपने देख लिया ना, आप रिएक्टेंट से ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ज़्यादा वोलेटाइल होगा, और जब ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो ज़्यादा उसकी डिमांड है, क्योंकि जो गैसोलीन है इसकी डिमांड ज़्यादा है। अच्छा ये जलने वाला फ्यूल है, तो फिर आपकी जो डिमांड के मुताबिक आपने केमिकल बना लिए और जो सरप्लस थे वो आपने यूटिलाइज़ कर लिए। इसके अलावा क्रैकिंग का ये फ़ायदा है कि जब आप ये पेट्रोलियम तो बना लेते हैं, ये यूज़ भी कर लेते हैं, इसमें इजाफी तौर पे छोटे छोटे केमिकल भी बन जाते हैं। ये छोटे छोटे केमिकल आगे बहुत सी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं, पॉलीमर्स हैं, मेडिसन्स हैं। तो इससे आगे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। ये क्रैकिंग का फ़ायदा है। स्टूडेंट, जब गैसोलीन को पेट्रोलियम से अलहदा किया जाता है डिस्टिलेशन के अमल के ज़रिए, तो ये एन ऑक्टेन ज़्यादा पोर्शन में मिलता है। एन ऑक्टेन स्ट्रेट चेन गैसोलीन है और जब इसे इंजन में यूज़ किया जाता है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आती हैं। ये प्री मेच्योर कंबस्टन का बायस बनता है, मतलब कि कंबस्टन जिस मुकाम पर होनी चाहिए उससे पहले होना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन साइज में थोड़े बड़े होते हैं ब्रांच्ड के मुकाबले में, और बड़े साइज़ की वजह से इनमें फ्रिक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से प्री मेच्योर कंबस्टन होती है। इस प्री मेच्योर कंबस्टन से शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे नॉकिंग कहते हैं, और ये इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देती है। तो एन ऑक्टेन एक अच्छा फ्यूल साबित नहीं होता क्योंकि इसमें ये 3 प्रॉब्लम बनती हैं। अब देखा गया कि जो ब्रांच्ड वाले गैसोलीन होते हैं उनमें ये तीनों प्रॉब्लम नहीं बनती। फॉर एग्जांपल ये 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है। अच्छा, इसमें भी टोटल 8 कार्बन है, ये भी ऑक्टेन है, ये भी ऑक्टेन, लेकिन ये एन ऑक्टेन है, ये वाला आइसो ऑक्टेन है। जब इस आइसो ऑक्टेन को इंजन में यूज़ किया गया तो इससे प्री मेच्योर कंबस्टन नहीं हुई, शार्प मेटेलिक साउंड नॉकिंग नहीं प्रोड्यूस हुई, और इससे एफिशिएंसी इंजन की बढ़ गई। साइंटिस्ट ने इसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए, और ये जो फर्जी तौर पर गैसोलीन को मार्क्स दे दिए जाते हैं उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर,
इसे ऑक्टेन नंबर कहा जाता है। तो इस वाले को ऑक्टेन नंबर 100 का मिल गया। बाकी जितने भी फ्यूल थे उनमें चाहे स्ट्रेट चेन हो सारे, या एक ब्रांच आ जाए या दो ब्रांचेस आ जाएं, उसका नंबर इस वाले से कम निकला, क्योंकि तमाम को एक्सपेरिमेंटली इंजन में यूज़ किया गया और उनकी कारकर्दगी को प्रैक्टिकली जाना गया। तो इस वाले को ऑक्टेन नंबर 100 का मिल गया। अब साइंटिस्ट की कोशिश है कि जितने भी स्ट्रेट चेन फ्यूल्स हैं ना, एन ऑक्टेन है, एन हेप्टेन है, या इस तरह के जितने भी स्ट्रेट चेन है, उन्हें ब्रांच में कन्वर्ट किया जाए ताकि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। वो अमल जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच में कन्वर्ट किया जाता है, ये अमल रिफॉर्मिंग का अमल कहलाता है। आप देखें, इसमें भी 8 कार्बन, इसमें भी 8 कार्बन, इसमें भी जितने हाइड्रोजन उतने ही इसमें हाइड्रोजन। तो फ़र्क क्या पड़ा भाई? ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांचेज में है, तो भाई ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर नहीं बन गए? हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो असल में आप रिफॉर्मिंग में आइसोमराइजेशन करते हैं, आइसोमर बनाते हैं। रिफॉर्मिंग का अमल हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करनी, हाई टेम्परेचर पर, और कैटालिस्ट भी इसमें ऐड करना होता है। कौन सा कैटालिस्ट ऐड होता है? डिफरेंट कैटालिस्ट यूज़ होते हैं, तो कोई ख़ास नाम नहीं है कैटालिस्ट का जो आपने इसमें यूज़ करना होता है। अब देखें, रिफॉर्मिंग से आपने ये आइसोक्टेन बना लिया और इसकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप एक और मेथड से फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। आप उसमें टेट्रा इथाइल लेड यूज़ कर लें। इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए या उसकी नोकी को ख़त्म करने के लिए फ्यूल की, उसमें बाज़ू का टेट्रा इथाइल लेड भी यूज़ किया जाता है। ये एक अच्छा एंटी नोकिंग एजेंट है, लेकिन टेट्रा इथाइल लेड का एक डिसएडवांटेज भी है। इससे लेड ऑक्साइड बनता है जो कि मेटेलिक लेड में कन्वर्ट होकर इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है, और ये पोल्यूशन का बायस बनता है, कार्सिनोजन है, कैंसर का खतरा भी इसकी वजह से हो सकता है। स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेंट्रल कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। आपने क्या करना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर टोटल काउंट करने हैं। तो कार्बन में तो लोन पेयर होते ही नहीं है, तो फिर आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने पड़ेंगे। अगर वो टोटल 4 बनते हो तो उस केमिकल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर वो 3 बनती हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर वो 2 बनती हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अब देखें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं। आपने ये जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर काउंट करने हैं, किसी एक एटम के काउंट करने होते हैं। तो पहला कार्बन देखें, इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, और दूसरे कार्बन के कितने हैं? 1 2 3 4। तो आपने किसी एक कार्बन के काउंट करके उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, हर कार्बन की अलग हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो कार्बन 1 के भी 4 थे, कार्बन 2 के भी 4 थे। यहाँ पे देखें, आपने डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को काउंट करना है, क्योंकि एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो कार्बन 1 के टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन 2 के टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। और अल्काइंस में कार्बन 1 के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 एंड 2। ट्रिपल बॉन्ड में बस आपने एक काउंट करना है, बाकी दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पे कार्बन 2 के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। तो आपने देखा, यहाँ कार्बन के सिग्मा बॉन्ड 4 थे, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। यहाँ पे 3 है, इसमें sp2, इसमें भी sp2, और यहाँ पे 2 है, इसमें sp और इसमें भी sp। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखें, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। हम बताएंगे हर कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। हर कार्बन की अलग हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये आपको देख के पता चलेगा। देखें, कार्बन 1 में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? CH2 है ना, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ समझाने के लिए। तो बताएं कितने बनेंगे? 1 2 एंड 3। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp2। कार्बन 2 में कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 1 2 3, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन 3 में कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 1 एंड 2, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन 4 में कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 1 एंड 2, इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। हर कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ अटैच हो तो एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, जब 2 हाइड्रोजन हो तो 2 सिग्मा बॉन्ड। इसमें देखें, कार्बन 1 में बताएं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? 2 हाइड्रोजन, एक ये, टोटल 3 है ना, sp2 है। कार्बन 2 में बताएं सोच के,
एक ये सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, एक ये, टोटल 2 हैं सिग्मा बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। आपने डबल बॉन्ड में से एक काउंट करना है, और कार्बन 3 में 2 हाइड्रोजन, एक ये, 3 है टोटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे आ जाए, कार्बन 1 में देखें, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक ये वाला, 2 है sp। कार्बन 2 में देखें, एक ये 2 है sp। कार्बन 3 में देखें, यहाँ पे एच आएगा, बॉन्ड पूरे नहीं। कार्बन 3 में देखें, एक हाइड्रोजन के साथ आप ऐसे ऊपर बना सकते हैं हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3, 3 हो तो sp2। और कार्बन 4 में देखें, 2 एंड 1 3 sp2। यहाँ पे आ जाएं, कार्बन 1 में देखें, 3 हाइड्रोजन, एक ये, 4 sp3। कार्बन 2 में देखें, 4 sp3। कार्बन 3 में देखें, 1 2 3 sp2। एंड कार्बन 4 में देखें, 2 एंड 1 3 sp2। यहाँ पे आ जाएं, इसमें देखें 4 sp3, इसमें देखें 4 sp3, इसमें देखें 1 2 3 sp2, इसमें 4 sp3, इसमें 1 2 3 sp2। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन को देखें, 1 2, क्या होगी, sp। तो आपने कार्बन के टोटल बॉन्ड काउंट करने कौन से, सिग्मा वाले। सिग्मा वाले अगर 2 हो तो sp, तो कार्बन डाइऑक्साइड में नो डाउट डबल बॉन्ड है, फिर भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। ये आपने कॉन्सेप्ट भी बनाना कि डबल बॉन्ड जब भी हो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऐसा नहीं होता। यहाँ भी देखें डबल बॉन्ड थे और sp हाइब्रिडाइजेशन थी। अब देखें एक और बात मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाती, तो भाई ऑक्सीजन जो है इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इसके पास ऐसे 2 लोन पेयर भी मौजूद हैं। तो अब हमारे फार्मूले में लोन पेयर का भी जिक्र है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो आप देखें, अब आपने ना इसके लोन पेयर भी काउंट करने थे, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये 1 ही काउंट करना है, डबल बॉन्ड को 1 काउंट करना है, और 2 लोन पेयर हैं, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो यहाँ ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, लेकिन ये वाला केस नहीं आएगा। बस आपने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताया करनी है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, लोन पेयर वाला केस आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको वैसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर थोड़ा सा बता दिया। आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने हो, हाइड्रोकार्बन, और इनके डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन मिलाई तो इससे ये CH3Cl बन जाएगा, या और भी बहुत से केमिकल बनेंगे। ये वाला डेरिवेटिव है इसका, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से बना है, डिराइव हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन और उनसे बनने वाले डेरिवेटिव जैसे कि अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली 2 किस्म के होते हैं, ओपन चेन या क्लोज चेन। नाम से जाहिर है, अगर चेन ओपन होगी तो वो ओपन चेन कहलाएंगे। इट मीन्स कि जो टर्मिनल कार्बन है, पहला और आखिरी कार्बन, ये डायरेक्टली आपस में अटैच नहीं होंगे, इनडायरेक्टली अटैच होंगे किसी और कार्बन के ज़रिए, आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे। लेकिन जो क्लोज चेन कंपाउंड हैं, इनमें हर कार्बन रिंग की फॉर्म में अटैच होता है, ये रिंग कंपाउंड भी कहलाते हैं या साइक्लिक कंपाउंड भी कहलाते हैं। इनमें पहला और आखिरी कार्बन आज़ाद नहीं होते, जैसे इसमें थे, ये वाला इसके साथ कनेक्ट नहीं था, आज़ाद था एक एंड से, ये वाला इस एंड से आज़ाद है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्बन आज़ाद नहीं है, सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ओपन चेन कंपाउंड को मज़ीद भी नाम दिए जाते हैं, ओपन चेन ए साइक्लिक कंपाउंड भी कहलाते हैं या एलिफैटिक कंपाउंड भी कहलाते हैं। किसी चीज़ के नाम के साथ ए आ जाए तो उस चीज़ की नफ़ी करता है, तो ए साइक्लिक मीन्स साइक्लिक नहीं है। क्लोज चेन कंपाउंड को भी आगे मज़ीद 2 नाम दिए जाते हैं, इन्हें रिंग कंपाउंड भी कहा जाता है या इन्हें साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। तो ओपन चेन विच हैज़ ओपन चेन ऑफ कार्बन
क्लोज चेन विच हैज़ रिंग ऑफ कार्बन। ओपन चेन की आगे दो कैटेगरीज हैं, स्ट्रेट, ब्रांच। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन की चेन स्ट्रेट होती है, चाहे वो 3 कार्बन हो, चाहे 4 कार्बन हो, चाहे 10 कार्बन हो, लेकिन एक सीधी चेन में होंगे, इनमें ब्रांचेस नहीं होती। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जिनमें कार्बन की ब्रांचेस भी बनती हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन 3 और एक ब्रांच में मिथाइल आ गया, तो ये ब्रांच्ड हैं। ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे दो किस्म के होते हैं, या तो आइसो या नियो। अगर मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे अटैच हो, आप किसी साइड से नंबरिंग करें और दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ जाए, तो आप इसे आइसो का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल टोटल कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन, ये बनेगा आइसोपेंटेन। 1 2 3 आपने मिथाइल लगा दिया दूसरे के साथ, ये बनेगा आइसोब्यूटेन। तो आइसो मीन्स मिथाइल ऑन सेकंड कार्बन, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो मैंने आपको बताया ना मिथाइल सेकंड के कार्बन के साथ होगा, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है आइसोओक्टेन। आइसोओक्टेन आप जानते हैं पेट्रोल होता है बेस्ट क्वालिटी का, और आइसोओक्टेन में कितने कार्बन होते हैं? टोटल चेन में 5 होते हैं। 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन होता है ये, तो 2 पे 2 मिथाइल हैं और 4 पे 1 मिथाइल है, तो इसे आइसोओक्टेन इसका कॉमन नेम है। लेकिन देखें यहाँ से तो दूसरे कार्बन पे 1 मिथाइल है, लेकिन यहाँ से दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल है। मैंने कहा था आइसो में 1 मिथाइल होता है दूसरे कार्बन पे, तो एक साइड से तो आइसो बन सकता है, दूसरी साइड से तो नहीं बन सकता ना, लेकिन फिर भी इसका कॉमन नेम आइसोओक्टेन ही है। इस आइसोओक्टेन की एक्सेप्शन के अलावा बाकी तमाम आइसो वालों में मिथाइल दूसरे कार्बन के साथ लाजमी अटैच होगा। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है आइसो 1 मिथाइल ऑन सेकंड कार्बन, दूसरे कार्बन पे 1 मिथाइल लाजमी होगा, लेकिन एक्सेप्ट आइसोओक्टेन। आइसोओक्टेन में ऐसा नहीं है, दूसरे कार्बन पे एक साइड से 2 मिथाइल भी आते हैं। नियो आपने हमेशा उस कंपाउंड को नाम देना है जिसमें 2 मिथाइल हों सेकंड कार्बन पे। फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे मैं एग्जांपल बनाता हूँ, ये देखें, जहाँ से मर्जी देखें, ये सेकंड कार्बन है, इस पे 2 मिथाइल आ गए, आप इसे नाम देते हैं नियोपेंटेन का। टोटल 5 कार्बन इसलिए पेंटेन। यहाँ देख लें सेकंड पे मैंने 2 मिथाइल लगा दिए, टोटल 6 कार्बन, आप इसे नाम देंगे नियोहेक्सेन का। तो सेकंड पे 2 कार्बन होने चाहिए, किसी भी साइड से नंबरिंग करें, सेकंड पे अगर 2 कार्बन हैं आप कहेंगे ये नियो है। फॉर एग्जांपल ये केमिकल है, इसके यहाँ सेकंड पे 1 कार्बन है, 1 मिथाइल है, तो ये नियोपेंटेन नहीं कहलाएगा, ये फिर क्या है? ये आइसोपेंटेन है। टोटल 5 कार्बन, लेकिन सेकंड पे 1 मिथाइल आइसो, सेकंड पे 2 मिथाइल नियो, तो ये आइसोपेंटेन, ये नियोपेंटेन। अब आ जाएं जी, ओपन चेन तो हमारे हो गए, ये 2 किस्म के थे, स्ट्रेट, ब्रांच। स्ट्रेट में कार्बन की सीधी चेन होगी, ब्रांच में आप 2 किस्म की नोमेनक्लेचर करते हैं, आइसो नियो, ये कॉमन नोमेनक्लेचर का मेथड है। आइसो मीन्स 1 मिथाइल ऑन सेकंड कार्बन एक्सेप्ट आइसोओक्टेन, नियो मीन्स 2 मिथाइल ऑन सेकंड कार्बन। इसके बाद आ जाएं जी क्लोज चेन कंपाउंड, जिन्हें रिंग कंपाउंड भी कहा जाता है, साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। क्लोज चेन कंपाउंड में होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं। होमो मीन सेम, तो साइकिल में सेम एटम आएंगे, इन्हें कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। तो क्या डेफिनेशन होगी? होंगे तो ये साइक्लिक रिंग वाले होंगे। रिंग कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम ओनली, इन विच रिंग कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप कौन सी होगी? कार्बन की। तो आप डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस बना सकते हैं। होमोसाइक्लिक आगे 2 किस्म के हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। होमो मीन सेम, साइक्लिक मीन साइकिल, तो आपने साइकिल में सेम एटम लगाना है, लेकिन अगर आप तमाम बॉन्ड सिंगल बना दें, फॉर एग्जांपल आपने ये साइक्लोब्यूटेन बना लिया, तो आपने क्या किया? ये कार्बोसाइक्लिक तो बनाया क्योंकि रिंग में सिर्फ कार्बन है, एट द सेम टाइम ये सैचुरेटेड भी है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक होते हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, और ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं डबल बॉन्ड वाले।
फॉर एग्जांपल ये आपने ऊपर से ही ये बनाया, आपने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ये केमिकल बन गया साइक्लोब्यूटीन। तो है ये कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। देखें इसमें रिंग में कार्बन है, हाइड्रोजन रिंग में नहीं होते, वो बाहर साइडों पे होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे लिख दिया जाता है कि ऐसे लगता है जैसे रिंग में है। असल में हाइड्रोजन साइडों पे ऐसे होते हैं, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इसका हाइड्रोजन एक है तो बाहर होगा, इसका हाइड्रोजन एक है तो बाहर होगा। तो हाइड्रोजन रिंग के अंदर नहीं होता, रिंग में सिर्फ कार्बन होते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं होमोसाइक्लिक, इनमें डबल बॉन्ड भी आ गया। जब ये सैचुरेटेड होंगे तो ये एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपने मिक्स नहीं कर देना ए साइक्लिक के साथ। ए साइक्लिक में साइक्लिक नहीं थे, ओपन चेन या एलिफेटिक। ये जो होते हैं ना एलिसाइक्लिक, ये साइक्लिक होते हैं। एलिसाइक्लिक जहाँ भी आ जाए तो ये एलिसाइक्लिक क्या होगा भाई, ये कार्बोसाइक्लिक ही होगा। रिंग सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना होगा। और एलिसाइक्लिक आप दो किस्म के देखेंगे, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। तो जब भी एलिसाइक्लिक आए ना, माइंड में ये चीज़ रखना है कार्बोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक है, कार्बन से रिंग बना है, और सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड ये असल में प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस रखते हैं विद एलिफेटिक। ये तमाम खूबियों में इन जैसे हैं, ओपन चेन जैसे। तो याद रखिएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक है, रिंग कार्बन से बना हुआ है, और ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों किस्म के हो सकते हैं। ये रिजेम्बलेंस रखते हैं एलिफेटिक कंपाउंड से, उन जैसी इनमें खूबियाँ होती हैं जैसी ओपन चेन में होती हैं। बस ये मुड़ गए हैं, रिंग बना चुके हैं। तो यहाँ पे एलिसाइक्लिक की आप क्या एग्जाम्पल बनाएंगे, आप ये बना लें, ये मैंने बना दिया। अनसैचुरेटेड है, एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक अनसैचुरेटेड आप 4 कार्बन का बना सकते हैं, आप 5 कार्बन का बना सकते हैं, आप 6 कार्बन का बना सकते हैं। ये सारे के सारे एक बॉन्ड बना दें, इवन 2 डबल बॉन्ड बना दें, 3 नहीं बनाने, वो तो बेंजीन बन जाएगा ना। ये सारे के सारे एलिसाइक्लिक हैं और अनसैचुरेटेड हैं। अब आ जाए एरोमेटिक। तो हमने होमोसाइक्लिक से बात शुरू की या कार्बोसाइक्लिक। ये सैचुरेटेड जब होंगे एलिसाइक्लिक कहलाएंगे, ये जब अनसैचुरेटेड होंगे तो एलिसाइक्लिक भी कहलाएंगे और एरोमेटिक भी कहलाएंगे। एरोमेटिक कौन कौन से होते हैं, जिनमें बेंजीन आ जाए। एरोमेटिक 2 किस्म के, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक वो वाले एरोमेटिक हैं जिनमें एक बेंजीन रिंग होता है, पॉलीसाइक्लिक जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग होते हैं। पॉलीसाइक्लिक आगे 2 किस्म के, फ्यूज्ड, आइसोलेटेड। अगर बेंजीन रिंग आपस में इस तरह अटैच हों कि उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कॉमन आ जाएं, जैसे ये वाला है, ये वाले फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये नेफ्थलीन है, इसमें एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं 3 कि इनमें फ्यूज्ड हैं रिंग। मोनोसाइक्लिक में एग्जांपल आप कोई भी बना दें, फिनोल बना दें, अकेला बेंजीन बना दें, टोल्यूइन बना दें, कोई भी ऐसा केमिकल बना दें जिसमें एक बेंजीन है, वो मोनोसाइक्लिक होगा। पॉलीसाइक्लिक में फ्यूज्ड हो गया। इसके बाद पॉलीसाइक्लिक आइसोलेटेड। अगर बेंजीन रिंग मौजूद हों लेकिन वो आपस में अटैच ना हो, जैसे ये वाला है बाईफिनाइल, बेंजीन आपस में अटैच ही नहीं है, आइसोलेटेड है, यहाँ पे ना एक बॉन्ड होता है सिंगल, ये ऐसे आइसोलेटेड है। तो इसी तरह डाईफिनाइल मीथेन है, ये हमारे पास एक बेंजीन और बीच में CH2 ग्रुप लगा है, और ये दूसरा बेंजीन। आप देख रहे हैं इसमें बेंजीन आपस में अटैच नहीं है डायरेक्ट, तो ये आइसोलेटेड है। अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक जैसे नाम से ही जाहिर है, जैसे था ना होमोसाइक्लिक, सेम टाइप ऑफ एटम। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। तो अगर रिंग में डिफरेंट एटम आ जाए, कार्बन के अलावा भी कोई एटम, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रिंग है और यहाँ पे कार्बन के अलावा यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लगा दिया, तो अब ये हेट्रोसाइक्लिक बन गया, साइकिल में कोई और एटम भी आ गया। ये आपके पास रिंग है, इसमें कार्बन के अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ये हेट्रोसाइक्लिक बन गया। तो हेट्रोसाइक्लिक 2 किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। आपने पढ़ रखा है सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक इनडायरेक्टली, एक ऐसा केमिकल है जो आपने पढ़ा ज़रूर है लेकिन आपको पता नहीं, पढ़ा है ना, ऐसे इपोक्साइड बोलते हैं।
ये चैप्टर 8 में यूज़ हुआ था। ये कौन सा है? ये देखें सैचुरेटेड भी है, इसमें सिंगल बॉन्ड भी हैं और ये हेटेरोसाइक्लिक भी है। इसमें रिंग में कार्बन के अलावा ये ऑक्सीजन भी आ गया रिंग में। तो ये सैचुरेटेड भी होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। और जो ये अनसैचुरेटेड हैं, आपकी बुक में 4 एग्जांपल्स हैं, चारों की चारों आपने याद करनी है। ये वाला है जी पायरिडीन, ये वाला है पायरोल, फ्यूरन एंड थायोफेन। इनमें से बाकी आइटम जो मेंशन नहीं किए वो कार्बन के हैं, एक जो मेंशन किए नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फर का। जिनके दरमियान में रिंग में एन आता है, इनका नाम पी से शुरू होता है, पायरिडीन, पायरोल। और ये ऑक्सीजन वाला फ्यूरन है और ये थायोफीन है। ये जो अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, ये आगे 2 किस्म के होते हैं। तो अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या तो होंगे नॉन एरोमेटिक, या ये भी होते हैं एरोमेटिक। ये जो हमने 4 एग्जाम्पल बुक में यूज़ किए हैं ना, आप जब हेटेरोसाइक्लिक एग्जाम्पल्स याद करते हैं तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की पायरिडीन है, पायरोल है, फ्यूरन है एंड थायोफीन है। ये सारे के सारे एरोमेटिक भी हैं, ये हेटेरोसाइक्लिक भी हैं। तो आपने जब बुक में एग्जाम्पल में देखा है तो आपने देखा होगा कि उसमें सर्कल बने हुए हैं। भाई सर्कल बनने का मतलब है ये डीलोकलाइजेशन है, ये एरोमेटिक है। तो याद रखिएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 2 किस्म के होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं, एरोमेटिक। और ये चारों एग्जाम्पल जो हैं ये एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक है। इसके अलावा ये नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हेटेरोसाइक्लिक बना लें 5 आइटम वाला, और इसमें आप एक डबल बॉन्ड बना दें। आप ये बना लें जी 6 एटम का रिंग बना लें और इसमें एक ये आप नाइट्रोजन लगा दें और इसमें एक डबल बॉन्ड बना दें। तो ये अब अनसैचुरेटेड ज़रूर है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक में डीलोकलाइजेशन आएगी, इनमें नहीं आएगी। तो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी, अगर वो अनसैचुरेटेड हुए। और अगर वो सैचुरेटेड हुए तो फिर तो आगे उसकी डिवीजन नहीं है। स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड है और हम उसकी क्लास जानेंगे कि कौन सा कंपाउंड किस क्लास से बिलोंग करता है। तो पहला है नियोपेंटेन। आप जानते हैं ये ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, तो ये क्या होंगे? ये एसाइक्लिक होंगे। आइसोब्यूटालीन ये भी ओपन चेन है तो एसाइक्लिक होगा। पायरिडीन, पायरिडीन क्या है? हेटेरोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 2 किस्म के होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अगर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन चारों में से कोई एक हो, कौन कौन से 4? या तो वो पायरिडीन हो, या पायरोल, या फ्यूरन, या थायोफीन। तो हेटेरोसाइक्लिक तो है ही, एट द सेम टाइम वो एरोमेटिक भी होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? एरोमेटिक सिर्फ बेंजीन वाले होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन के लिए ठीक है कॉन्सेप्ट, कि जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं वो वाकई एरोमेटिक बेंजीन वाले ही होते हैं। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इनमें और एटम भी हैं, ये एरोमेटिक होते हैं और इनमें बेंजीन नहीं होता। बाकी रहे नॉन एरोमेटिक, तो ये हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है एपोक्साइड, ये हमारी बुक में यूज़ हुआ है। और आप देखें ये हेटेरोसाइक्लिक है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। तो आपने ये इस लिहाज से करना है कि पायरिडीन हेटेरोसाइक्लिक है और ये एरोमेटिक भी है। यहाँ पे देख लें फ्यूरन, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। तो जो साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते वो फिर एलिसाइक्लिक होते हैं। तो एलिसाइक्लिक है फ्यूरन। फ्यूरन क्या है? ये हेटेरोसाइक्लिक है और एरोमेटिक भी है। साइक्लोहेक्सीन साइक्लिक कंपाउंड, अगर वो एरोमेटिक ना हो तो क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक है। बाइफिनाइल एरोमेटिक। और एपोक्साइड ये हेटेरोसाइक्लिक लेकिन एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक। देखें साइक्लिक कंपाउंड के बारे में देखते हैं। या तो साइक्लो अल्केन्स होंगे, साइक्लिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, या साइक्लो अल्कीन्स जिनमें एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। इनकी जनरल फार्मूले वो नहीं होते जो आपने अल्केन या अल्कीन के पढ़े हैं। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+2। लेकिन जो साइक्लो अल्केन है उनका ये जनरल फार्मूला नहीं बनेगा। फिर इनका क्या बनेगा? आप देख लें, ये साइक्लोब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है।
और हाइड्रोजन कितने हैं 2 4 6 8। साइक्लोपेंटेन में कितने कार्बन है 5 और हाइड्रोजन कितने आप काउंट करेंगे 10 बनेंगे। तो आप देखें इनका जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n जो कि अल्कीन का होता है अगर वो ओपन चेन हो। तो साइक्लो अल्कीन का जनरल फार्मूला वही होता है जो ओपन चेन अल्कीन का होता है, ये याद रखिएगा। अब आ जाए साइक्लो अल्कीन जिनमें एक डबल बॉन्ड आ जाए, इनका जनरल फार्मूला क्या बनेगा। आप देखें ये साइक्लो ब्यूटीन है, इसमें 4 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट कीजिएगा 2 2 4 5 एंड 6। साइक्लोपेंटीन है, इसमें 5 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट कीजिएगा 2 2 4 2 6 7 8। तो आप देखेंगे इनका जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n-2। जितने कार्बन उसके डबल से 2 हाइड्रोजन कम, जितने कार्बन उसके डबल से 2 हाइड्रोजन कम। तो साइक्लो अल्कीन्स अगर वो मोनोइंस हों तो इनका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n-2। ये फार्मूला तो ओपन चेन अल्काइंस का होता है। तो अब आपने याद रखना है जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनके जनरल फार्मूले, साइक्लो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला ओपन चेन अल्कीन्स के जनरल फार्मूले के जैसा होता है अल्कीन्स, और साइक्लो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला ओपन चेन अल्काइंस के जनरल फार्मूले के जैसा होता है। स्टूडेंट स्पीशीज दो किस्म की हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लवर से मुराद है कि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन देखेगा वहाँ पे अटैक कर देगा। तो इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है। भाई इसे इलेक्ट्रॉन की तलाश क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिसके पास जिस चीज़ की कमी हो उसे उसी चीज़ की विश होगी। इलेक्ट्रोफाइल दो किस्म के होते हैं, या तो केटाइन होंगे या न्यूट्रल होंगे। अब जो केटाइन होंगे तो ऐसा कोई भी केमिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल H+, Cl+, NO2+, CH3+। और इनमें से बहुत से ऐसे केटाइन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये लीवस एसिड बन सकते हैं। आपने पढ़ा लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कि H+ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके तो फिर ये लीवस एसिड भी बन जाएंगे। केटाइन भी लीवस एसिड बन सकते हैं, जैसे Cl+ है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी लीवस एसिड बन सकता है। न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रोफाइल अक्सर आपको न्यूट्रल ही नज़र आएंगे। न्यूट्रल ये एटम की शक्ल में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल की शक्ल में भी, फ्री रेडिकल की शक्ल में भी, या पोलर फंक्शनल ग्रुप की शक्ल में भी। फॉर एग्जांपल ऐसे कोई भी एटम जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है और वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये इलेक्ट्रोफाइल एटम है। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, नाइट्रोजन को 3 चाहिए। तो तमाम इलेक्ट्रोफाइल एटम है। ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल किस शक्ल में होंगे? जब इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। AlCl3 है, BF3 है, BCl3 है। आप इन तमाम मॉलिक्यूल में देखेंगे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। और आपने BF3 को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में भी देखा कि अमोनिया से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो ये मॉलिक्यूल हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल भी हैं, और ये मॉलिक्यूल लीवस एसिड भी हैं। क्योंकि लीवस एसिड भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रोफाइल को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल लीवस एसिड भी हो सकते हैं। तमाम लीवस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होंगे। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल वो स्पीशीज होती हैं जिनके पास ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे H+ है, CH3+ है। ये इस तरह एक डॉट से इसे शो किया जाता है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन की बहुत विश होती है। ये कैसे बनते हैं आगे हम आज ही इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोलर फंक्शनल ग्रुप, अब कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शनल ग्रुप पोलर होना, फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तमाम पोलर हैं। हाइड्रोकार्बन को छोड़ के अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या बेंजीन को छोड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड तमाम पोलर फंक्शनल ग्रुप रखते हैं ऑलमोस्ट। तो पोलर फंक्शनल ग्रुप में जो चार्जेस बनते हैं, हेलोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव,
कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इनमें जो ये पॉजिटिव सेंटर बनता है ये वाला, अमूमन कार्बन ही बनेगा, लेकिन इस वाले केस में मैग्नीशियम है। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल इसे कहा जाता है, या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो पोलर फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मौजूद होता है। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर है, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये केटाइन भी हो सकते हैं, केटाइन फॉर्म में लीवर एसिड भी हो सकते हैं। न्यूट्रल न्यूट्रल फॉर्म में एटम की शक्ल में भी होंगे, मॉलिक्यूल की शक्ल में लीवर एसिड, फ्री रेडिकल की शक्ल में भी, या पोलर फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मौजूद होते हैं। अब आ जाए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लवर। ये हमेशा पॉजिटिव पर अटैक करेगा, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये हमेशा वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज। ये कहाँ पे अटैक कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये इलेक्ट्रॉन की कमी पे अटैक करते हैं। ये खुद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये खुद क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो एक दूसरे के ऑपोजिट बातें। इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए तो पॉजिटिव पे अटैक करते हैं। ये दो किस्म के एनाइन और न्यूट्रल। भाई जितने भी एनाइंस हैं ना, Cl नेगेटिव ले लें, Br नेगेटिव ले लें, OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये तमाम एनाइन होते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा न्यूट्रल फॉर्म में ये मॉलिक्यूल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वाटर का केस पढ़ा, वाटर अपना लोन पेयर दे सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अमोनिया है। तो ऐसे कोई भी केमिकल जिनमें लोन पेयर होता है, ये तमाम के तमाम न्यूक्लियोफाइल होते हैं और ये न्यूट्रल भी हैं। पोलर फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फंक्शनल ग्रुप पोलर जो होते हैं उनके दो चार्जेस बन जाते हैं उन पे, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। जैसे हम एल्डिहाइड बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, या ऊपर वाली तमाम एग्जांपल जो हमने बनाई हैं वो यहाँ भी यूज़ हो सकती हैं। आपने देखा इन तमाम एग्जांपल पर एक हिस्से पे नेगेटिव आया था, एक हिस्से पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव को सर्कल किया था, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव को सर्कल कर रहा हूँ। ये जो नेगेटिव होता है पोलर फंक्शनल ग्रुप का, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। तो एक फंक्शनल ग्रुप के दो हिस्से होते हैं हमेशा अगर वो पोलर होगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहलाता है। इसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऐसे कोई भी केमिकल जिनमें डबल बॉन्ड आ जाए, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इवन बेंजीन है, डबल बॉन्ड मौजूद है बेंजीन में, ये तमाम के तमाम पाई इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि इन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इलेक्ट्रोफाइल इवन बेंजीन पे भी अटैक करता है। नो डाउट बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं, फिर भी मौजूद तो है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल इन पे अटैक करेगा। जिस केमिकल पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे वो खुद न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो अल्कीन न्यूक्लियोफाइल हैं, अल्काइन न्यूक्लियोफाइल हैं, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल हैं। स्टूडेंट देखते हैं लिविंग ग्रुप के बारे में। तो हमने इससे पहले देख लिया कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूक्लियस की तलाश में होते हैं। तो अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन होता है ना, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है और इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, जिसके नतीजे में ये Br को या हेलोजन को यहाँ से निकलना पड़ता है। ये केमिकल जो बाहर निकल जाए इसे लीविंग ग्रुप कहा जाता है। लीविंग ग्रुप लीव करता है विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे नेगेटिव होता है या इस पे लोन पेयर होते हैं। ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे ना, ये वाले, ये लीविंग ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाता है किस शक्ल में, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शक्ल में। ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे मौजूद रहते हैं, हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस शक्ल में मौजूद रहते हैं, अमूमन नेगेटिव चार्ज की शक्ल में मौजूद रहते हैं, या ये लोन पेयर की शक्ल में भी हो सकते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे लोन पेयर की शक्ल में कब होंगे, नेगेटिव चार्ज की शक्ल में कब होंगे, यहाँ पे हम इसे डिस्कस करेंगे बिफोर लीविंग वाले केस में। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल। जब ये लीव कर गया तो लीविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल बन गया, दोबारा भी अटैक कर सकता है। तो असल में लीविंग ग्रुप जब लीव कर जाए तो वो बन जाता है न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप दो किस्म के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक। स्ट्रॉन्ग कौन से, क्लोराइड, बोरोमाइड, आयोडाइड, HSO4 नेगेटिव। इन हैलोजेंस में आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर बोरोमाइड, फिर क्लोराइड। तो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप से मुराद है आसानी से निकलेंगे। आसानी से क्यों निकलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि जब हम निकल के बाहर चले जाएंगे फिर भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये थोड़े से स्टेबल होते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं निकलने के बाद, इसलिए आसानी से निकल जाते हैं।
वीक लीविंग ग्रुप वो वाले होते हैं जो आसानी से ना निकलें, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। ये एक बार किसी के साथ अटैच हो जाए तो फिर इन्हें दोबारा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। निकलने के बाद इन्हें पता होता है कि अगर हम निकल गए तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा बचना मुश्किल है, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि अटैच रहें, ना निकलें। आयोडाइड स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप भी है और आयोडाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। इसका मतलब है आयोडाइड जब निकल जाता है तो फिर दोबारा बड़ी तेज़ी से अटैक भी कर सकता है, अटैक करने में भी अच्छा है और निकल भागने में भी अच्छा है। बिफोर लीविंग इफ, अगर निकलने से पहले न्यूट्रल हो, जैसे हमारी ऊपर वाली इक्वेशन में न्यूट्रल केमिकल है Br, इस पर पोलैरिटी ज़रूर है लेकिन फुल फ्लैश चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल है। तो जब ये निकलेगा तो डिपार्ट एज एनाइन, तो ये एनाइन बन चुका होगा। लेकिन बिफोर लीविंग इफ पॉजिटिव, अगर वो निकलने से पहले ही कोई केमिकल पॉजिटिव हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन है CH3CH2 और यहाँ लगा हुआ है NH3+, भाई निकलने से पहले ही ये पॉजिटिव है, यहाँ पे निकलने से पहले क्या था, न्यूट्रल था। अब जब ये इस पे यहाँ से अटैक होगा और ये NH3 को यहाँ से जाना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दरमियान वाले लेके जाएगा दोनों, तो इसका जो चार्ज है पॉजिटिव वो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। CH3CH2 के साथ अटैच हो गया OH और यहाँ से ये NH3 निकल गया न्यूट्रल फॉर्म में, इस पे नेगेटिव नहीं आया बल्कि लोन पेयर इसका ये बन गया जो यहाँ से गया। तो अगर ये पहले ही पॉजिटिव हो तो निकलने के बाद ये न्यूट्रल बनेगा, हमेशा ये नेगेटिव नहीं होते। नेगेटिव ये उस वक्त बनते हैं लीविंग ग्रुप जब ये निकलने से पहले न्यूट्रल हो, अगर निकलने से पहले पॉजिटिव फिर ये न्यूट्रल निकलते हैं। आगे देखें एक और हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानेंगे, बॉन्ड ब्रेकज। बॉन्ड ब्रेकज दो किस्म की होती है, या तो हेट्रोलाइटिक या होमोलाइटिक। ये बॉन्ड फिशन भी इसे कहा जाता है, या बॉन्ड ब्रेकज या फिशन। ये फिजिक्स वाला फिशन नहीं है, ये बॉन्ड के टूटने को कहा जाता है केमिस्ट्री में। तो फिशन दो किस्म की, हेट्रोलाइटिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, लाइटिंग मीन्स टूटना। तो अगर केमिकल इस अंदाज में टूटे कि दोनों दरमियान के इलेक्ट्रॉन जो शेयर थे वो एक एटम ले जाए, जैसे यहाँ पे हुआ था, टूटा ज़रूर है लेकिन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हेलोजन ले गया। हेट्रोलाइटिक फिशन में हमेशा केटाइंस और एनाइंस बनते हैं, आप कह सकते हैं प्रोड्यूस्ड आइंस, इस अमल से आइंस बनेंगे। अब आइए ज़रा होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन इस अंदाज में केमिकल का टूटना है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बराबर डिवाइड हो, बिल्कुल इंसाफ हो, दरमियान से केमिकल टूटे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाए, तो ये H इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, H इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखें CH3 इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, H इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। इसे कहा जाता है होमोलाइटिक फिशन और इस फिशन के नतीजे में फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल के पास इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिवाइड हो गया, हाफ इसके पास चला गया, हाफ किसी और के पास चला गया। ये सनलाइट की मौजूदगी में होती है होमोलाइटिक फिशन। इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, इसमें आइंस बनते हैं। ये वाला अमल सनलाइट की मौजूदगी में नहीं बल्कि पोलर सोलवेंट की मौजूदगी में अमूमन हुआ करता है, पोलर सोलवेंट और ये सनलाइट। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये एक एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एटम है, यहाँ पे ग्रुप है, 4 एटम इकट्ठे हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई भी फ्री रेडिकल होगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, फ्री रेडिकल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं आयन से और आयन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल से। अब ये फ्री रेडिकल इतने रिएक्टिव क्यों हैं, ये आयन से भी ज़्यादा क्यों रिएक्टिव हैं? क्योंकि जब केटाइन या एनाइन बनते हैं, केटाइन है भाई, इनका ऑक्टेट पूरा होता है, सोडियम ने खुद इलेक्ट्रॉन दिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लिया है खुद अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो केटाइन एनाइन होते हैं अमूमन इनके ऑक्टेट पूरे होते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं रखते, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनका ऑक्टेट यहाँ पे पूरा था, अब इन्हें तोड़ा गया, अब इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। दे आर हाईली रिएक्टिव, इवन रिएक्टिव देन आइंस। तो इसकी एग्जांपल क्या होंगी? ऐसा कोई भी केमिकल जिस पे आपको ऐसे डॉट नज़र आए, OH पे डॉट है, CH3 पे डॉट है, हेलोजन आपको ऐसे इस शक्ल में नज़र आए, आपको कोई भी केमिकल जब इस शक्ल में नज़र आएगा तो वो फ्री रेडिकल ही होगा, वो डॉट इसकी निशानी है, इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।